सर, शाकिर आ गया है। पीटर ने नॉक करके अंदर दाखिल होते कहा। हम्म, चलो। वो अपना सेलफोन मेज से उठाता बोला। अगले 5 मिनट वो नीचे हॉल में था, जहाँ शाकिर पहले से मौजूद था। मलिका उठो, अंदर चलो, शाम हो गई है। मिनाज ने उससे करीब ठहरते कहा। शाकिर ने अपने साथ मौजूद बंदे को इशारा किया तो उससे एक बड़ी सी चादर में लिपटा साम दरवाजे और लॉन के दरमियानी राह पर डाल दिया, जहां से नीलम को गुजरना था। चादर से आजाद होते ही सांप पंख फैलाए खड़ा हो चुका था। स्याह रंग का सांप, जिसके ऊपर पीले रंग के धब्बे थे। चमकता जिस्म, सांप जैसे शिकार के लिए तैयार था। अब पता चलेगा अंधा कौन है, किसकी दुनिया बेरंग है। ये सांप सारे रंग वापस ले आएगा। शाकिर दिल ही दिल में हंस दिया। नीलम अपनी जगह छोड़कर खड़ी हो चुकी थी। उसकी वॉच में लगा कैमरा राहदारी को कवर कर रहा था। मेजर आस के लैपटॉप की स्क्रीन पर वो साफ साफ नजर आ रहा था। कैप्टन नीलम। वो मुंह पर हाथ फेरता इस शराबी अंदाज में खड़ा हो चुका था। ये सब शाकिर की चाल है, आप घबराए मत। वो बोल रहा था, जबकि ये सब नीलम के साथ हो रहा था। मेजर आस उन सब से गुजर चुका था। वो उसका खौफ अपने अंदर महसूस कर रहा था। टाइगर सर, अब क्या होगा अगर सांप ने? कैप्टन हमजा स्क्रीन पर देख रहा था। कैन यू प्लीज शट अप फॉर अ मिनट? मेजर आस मुस्कुराया, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मेजर आस को लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। उसका जुनूनी अंदाज एक बार फिर लौट आया था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे। अगर ना गुजरे तो ये मार देंगे। मरना तो है ही। मेजर हाथ सही कहते हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है। मेजर हाथ से एक थप्पड़ का बदला लेने को, उन्हें जिज करने को हमने पेपर साइन कर दिए थे। और आज सारा नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ हमारा। क्या आखिरी वक्त में हम बाबा अभी को भी नहीं मिल सकेंगे? काश कहीं से दादू आ जाए और कहे, नीलम उठ जा, फजर अदा कर ले। काश ये ख्वाब हो। उससे सोचा था मगर हकीकत सामने थी। जो जो कुरानी आयात याद थी उनका विर्द करती वो हाथ से टिटोलती राहदारी से गुजरने लगी। ध्यान से, सीधे जाओ। पीछे से मिनाज की आवाज आई। वो कदम उठा रही थी। सांप उछल रहा था। सितम तो ये था कि वो आंख भी नहीं मीच सकती थी, न चेहरे का रंग बदलने देना था। दूसरी जानिब मेजर आस और कैप्टन हमजा की भी सांसें रुक चुकी थीं। बिल्कुल तलाश भर का फासला था। सांप अगर रेंगना शुरू कर देता तो नीलम का पैर सबसे पहले उसकी जमीन बनता। शाकिर ने कहा था सांप का जहरीला नहीं है। तभी मिनाज खुश खड़ा था, मगर शाकिर के चेहरे की शैतानी चमक उससे खटक रही थी। इससे पहले कि ये बलाश भर का फासला भी सिमटा, एमाज से उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। शाकिर की मुस्कुराहट सिमट गई थी। क्या हुआ? वो हाथ से उसका कोट और फिर गर्दन महसूस करती पूछ रही थी। कुछ नहीं, सामने दीवार थी। मिनाज की आवाज़ बहुत कोशिश के बावजूद भी काम गई थी। तुमने कहा था तुम हमारे लिए किसी गवर्नेंस का इंतजाम करोगे। तुमने नहीं किया। इतने दरवाजे हैं तुम्हारे घर में, हम इनसे टकरा टकरा कर ही मर जाएंगे। वो आम से लहजे में ही कहती शिकवे कर रही थी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो कह उससे रहा था मगर देख शाकिर को रहा था। चलो। वो उससे लेकर जा चुका था। शाकिर ने सांप को जहर भरी नसों से देखा था। मेजर हास और कैप्टन हमजा ने सुकून की सांस भरी और अपने पसीने से तर चेहरे को साफ किया। दोनों ने शुक्राने की नफल पढ़ने का खुद से अहद बांध दिया था। मैवरिक ने एमास प्लाजा में एक हफ्ते बाद एंट्री दी थी। उफक पर स्याही फैली थी जब वो डार्क ग्रे शर्ट और हाकी पैंट में हाथ में चाबी ले रहा था और दूसरे में बैग थामे अंदर आया। उससे अपनी पैंट की पिछली जेब से अपने रूम की कीज बरामद की और लिफ्ट से ऊपर चला आया। वो अभी अपने कमरे में दाखिल हुआ था जब उसे अंदर किसी ड्रॉर को खोलने बंद करने की आवाज़ आती महसूस हुई। उसने अपनी पिस्टल निकाली और चील की तरह निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई। नीलम अलमारी के साथ चिपकी खड़ी थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। आधे घंटे की लगातार कोशिश के बाद वो इस रूम को पीटर का कमरा समझ कर आ गई थी। जब पता चला मैवरिक का है तो लगे हाथों उसकी भी तलाशी ले डाली। हिफाजती तौर पर उससे जो बेहोशी का इंजेक्शन अपनी पेंट की जेब में रखा था उसे निकाला और सिरिंज के जरिए मखलूल भरना शुरू किया। मैवरिक उसकी जानिब पुश किए बेड के नीचे झांक रहा था। जब नीलम ने बगैर किसी लिहाज से हमदर्दी को दिल मिलाए सिरिंज उसकी रीढ़ की हड्डी की बाईं तरफ घुसा दी। उसे तेजी से बेड की चादर खींचकर उसके मुंह पर दे दी ताकि बेहोशी में भी वो उसका चेहरा न देख सके। नीलम का चेहरा पसीने से तर था। इससे पहले दरवाजे को लॉक लगाया और फिर मैवरिक के पास पहुंची। आज वो अपने दरवाजे का लॉक खराब करके अंदर से कुंडी लगा कर आई थी। खिड़कियां भी अंदर से लॉक की थीं। कैप्टन नीलम ने 10 मिनट के इंतजार के बाद मैवरिक की तलाशी ली।
उसका सेल फोन और एक वायरलेस निकाला। उसके हाथ में मौजूद बैग बेड पर था। उसको खोला, अंदर लैपटॉप था जिस पर कोड लगा था। उससे सेल फोन चेक किया, 2 सिम कार्ड। ये सब काम यहाँ नहीं हो सकता था। वो वापस अपने रूम में आई। बहुत ही मुश्किलों से 1 घंटे बाद वो 7 मिनट का रास्ता तय करके पहुंची थी। 2-3 जगह अब मेनाज ने भी कार्ड्स खड़े कर दिए थे। उसने एक बार फिर अपने कमरे के तमाम शीशे और ड्रेसिंग चेक की, कहीं कैमरा नहीं लगा था। शुक्र अदा करती वो अपने ट्रैवलिंग बैग का खुफिया हिस्सा खोलने लगी, अपना लैपटॉप और सेल फोन निकाला। अगले 3 घंटे में वो सेल फोन और लैपटॉप का तमाम डेटा अपने लैपटॉप और सेल फोन में शेयर कर चुकी थी। इसी दिन के लिए उसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट भेजा गया था। वो सब वापस रखकर आने में उसे मज़ीद 1 घंटा लगा। एक और कार्ड को भी उससे प्रेशर पॉइंट की ट्रिक लगाकर बेहोश कर दिया था। उसके जबड़ों के पास एक मखसूस नस पर प्रेशर डालने से इंसान बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने का दौरानिया लगा ये प्रेशर पर मुनहसर है। मिन्हाज उसे तो नाबीना समझकर एमास प्लाजा में रख रहा था, मगर उसके लिए किसी औरत को प्लाजा में नहीं ला सकता था। 11 बज गए थे। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में आया था, जहाँ नाश्ते के तमाम लवाजमात मेज़ पर सजे थे और मुलाजिम वैसे ही रूटीन के मुताबिक खड़े थे, जबकि पीटर फ़ोन पर मसरूफ़ था। शाकिर मिन्हाज के साथ फिर से काम करने लगा था, जबकि अमदाद बलोच अपने साथियों के साथ रपोश हो चुका था। 1 महीने बाद उसका फिर से बलोचिस्तान जाने का इरादा था, जबकि कराची में उसे मज़ीद नहीं रुकना था। मलिका अभी तक सो रही है। मेज़ पर उसकी गैर मौजूदगी ने मिन्हाज को एहसास दिलाया। पीटर कहाँ मसरूफ हो? उससे फ़ोन में मुसलसल बिज़ी देखकर मिन्हाज ने कहा। सर, आपने जो हीरे की स्मगलिंग के लिए लड़का तलाश करने का कहा था, उससे ही राब्ता कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ फंस गया है। उसे आज मीटिंग के लिए बुलाया था। क्या उसे प्लाजा में ही ठहरा ले? मैं उसे अपना पीआर रखने का सोच रहा हूँ। स्मगलिंग का सारा काम वो संभालेगा। पीटर ने अपनी परेशानी बताई। मैंने कहा था कि हमारे पुराने गैंग में से किसी काबिल बंदे को रख लो। मिन्हाज खड़े खड़े बोला। उससे अभी नीलम को नाश्ते के लिए लेने भी जाना था। सर, पिछले 3-4 महीने से मुझसे राब्ते में है। इससे पहले हीरोइन की स्मगलिंग भी कर चुका है। पीटर ने कहा। जैसा तुम ठीक समझो। अगर बंदा मशकूक हुआ तो मेरी नज़रों से नहीं बच सकेगा। मिन्हाज ने पेंट की जेब से हाथ निकाले जो वो आदतन खड़े होते टाल लेता था, और नीलम को नाश्ते के लिए बुलाने चल पड़ा। उसकी रात की कार्रवाई से मेजर हास और बाकी सब बेखबर थे, क्योंकि शाकिर को शक गुजर गया था। तभी वो उनसे मुकम्मल तौर पर राब्ता ख़त्म कर चुकी थी। हेलो पीटर। ड्राइंग रूम में एक खुश शक्ल 26-27 साल का नौजवान दाखिल हुआ। उसे आते साथ पीटर से हाथ मिलाया। सॉरी, मुझे देर हो गई। मेरी फ़्लाइट लेट लैंड की। एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ। वो हंसते हुए बोला। उनकी बेतकल्फ़ी अच्छी थी। ओह, तो तुम्हारा ट्रैवलिंग बैग? पीटर ने उससे बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया। यार, अब वो तो लाने से रहा। वो हंसा। रास्ते में होटल में छोड़ कर आया हूँ। वो मज़ीद बोला। तुम यहीं ठहर जाते। आखिर को तुम हमारा काम करते हो। पीटर ने शर्मिंदा होते कहा। तुम्हारा बॉस एक किक मारकर मुझे अपने महल से सड़क पर फेंक देगा। हम अपने एक कमरे में ही ठीक हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा खुशमिजाज था। यार, अब ऐसा नहीं है। एमाज़े फाइनल किया है तभी बुलाया है तुम्हें। पीटर ने उससे हकीकत बताई। नवाजिश भाई, मुझ नाचीज पर भरोसा किया आप बड़े लोगों ने। अब कोई चाय पानी भी पूछ लो। मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की है ही धोखेबाज। भला मैवरिक के कमरे में आधी रात को कौन घुस सकता है? शाकिर को आज फिर मौका मिल गया था। मैंने कमरे में किसी की प्रेजेंस महसूस की थी। जब मैं अंदर गया तो कोई नहीं था। फिर किसी ने मेरे ऊपर चादर डाली। और क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैविक सरथा में बैठा था। मिन्हाज और शाकिर उससे कमरे में खड़े थे, और मैविक बेड पर टांग लटकाए गुस्से में भरा बैठा था। मिन्हाज बेतासु चेहरा लिए इधर उधर कमरे में निगाहें दौड़ा रहा था। एमाज, आखिर तुम एक लड़की पर ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? मैविक भी झुंझलाया। मिन्हाज ऐसा कुछ भी कहे बगैर लंबे लंबे टक भरता उसके रूम से निकल गया। उससे कदमों की थक थक एमाज प्लाजा के फर्श में जस हो रही थी। उससे नीलम को टीवी लाउंज में एलईडी पर कोई प्रोग्राम सुनते देखा। उसकी बेतासु निगाहें एलईडी की दीवार पर थी, ना कि स्क्रीन पर। हेलो, अमदाद बलोच। एक प्राइमरी स्कूल है। उसे स्कूल का नाम लिया और एड्रेस बताया। वहां हमला करना है। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ा बोल रहा था, ताकि उसे साफ सुनाई दे सके, और दूसरी जानिब नीलम का सांस अटक गया था। वो क्या कह रहा था? वो ऊपर गया और एक सीढ़ी लेकर वापस आया। कोई है यहाँ? नीलम आवाज बुलंद बोली। मिन्हाज खामोश रहा।
कुछ देर बाद स्क्रीन पर 1 साल पहले एक स्कूल में होने वाले ब्लास्ट का मंजर चलने लगा। बच्चों की आहें सिसकियां गूंजने लगी। एम्बुलेंस का बेतहाशा शोर, माँओं की इल्तिजा करती आवाज़ें, खून में लथपथ लाशें, कयामत सौरा का मंजर था। नीलम ने बहुत कोशिश की कि वो स्क्रीन की जानिब ना देखे। ये आवाज़ें किसकी हैं? क्या हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? वो रो देने को थी। हकीकतन भी ये मंजर उसे रुला रहा था। 5-6 साल का बच्चा टूटी टांग के साथ लाल रंग से दागदार सफ़ेद यूनिफॉर्म में क्लास के दरवाजे में मरा पड़ा था। किताबें कहीं गिरी थी तो बस्ता कहीं पड़ा था। रूह को हिला देने वाला मंजर था। ये उन बच्चों की आखिरी तहरीरें थीं जिन पर खून जमा था। मेना जा चुका था। नीलम कोई है चीखती रही। आधे घंटे बाद वो अंधेपन का मुजाहरा करती अपने कमरे में पहुंची, वॉशरूम में घुस गई। सीएन स्पीकिंग टाइगर। कैप्टन नीलम, क्या खैर खबर है? शाकिर अभी तक गया नहीं। आप ठीक तो हैं? आज ढेर सारे सवाल मेजर हास की जानिब से हुए थे। टाइगर, हमारी बात गौर से सुने। हमें और कुछ नहीं मालूम कि कैसे ब्लास्ट करना है, खुदकुश हमलावर भेजने हैं या बारूद भरा ट्रक या फिर फायरिंग, हम कुछ नहीं जानते। वो बहुत घबराई और भराई आवाज़ से बोल रही थी। प्लीज़ उन मासूम बच्चों को बचा ले, मदद करें उनकी। वो वो उसकी हिचकी बनने लगी। वो बायक वक्त हसास भी थी और बहादुर भी। कैप्टन नीलम, प्लीज़ आप रोना तो बंद करें। इससे मुश्किलात में इजाफा होने के सिवा कुछ नहीं हो सकता। मलिका। आवाज़ बहुत ऊंची थी। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। उसने वायरलेस पेन की जेब में ठूंस दिया और कुर्ती से अच्छे से ढांप लिया। चेहरा धोया, आंखों में पानी के छपाके मारे। तुम रोई हो? उसने नीलम से पूछा। वो बाहर बहुत अजीब आवाज़ें। वो हरा सा नजर आ रही थी। ओह, तो तुम डर गई हो शायद, और बोर भी हो रही होगी। यहाँ बंद रहकर रेडी होकर आओ, हम आउटिंग पर जाते हैं। मीनाज ने चाहत भरे लहजे में कहा। उसके अंदर के वहशी शख्स को अब सामने खड़ी लड़की की मासूमियत से कोई सरोकार नहीं था। अगर वो सचमुच उसे धोखा दे रही है तो वो मौत की सबसे भयानक सूरत देखेगी इस दुनिया में। अभी उसे दर चेहरा दुपट्टे के पल्लू से पूछा। बिल्कुल, अभी 10 मिनट है तुम्हारे पास रेडी होने को। वो जा चुका था। उससे गाजरी रंग की खुली बंद चाक की कमीज और जीन्स के साथ बड़ी सी स्याह रंग की शॉल ओढ़ ली। वो जब बाहर आई तो उसकी चंद लटें टेल पोनी से निकल रही थी। ये उसकी बेध्यानी ही थी। चलें। नीलम को दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ इस आवाज से आता था जो कितने सालों से उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, न आने वाले सालों में उससे छोड़ना था। उस प्राइमरी स्कूल के सामने मेजरास के बंदे घूम रहे थे। कोई वैन लेकर इंतजार कर रहा था तो कोई चने बेच रहा था तो कोई कुल्फी वाले का रूप धारे हुए था। टाइगर, अभी तक कोई मशकूक फर्द नहीं नजर आया, ना कोई ट्रक। अब क्या करें? अनस जो कुल्फी बेच रहा था अपने एयरपीस में बोला। मुझे लग रहा है मिनहाज ने सिर्फ नीलम को खौफजदा किया है। मेजरास से कहा। मुझे भी ऐसा ही शक पड़ रहा है। अनस बोला। IB-40 स्पीकिंग। अनस से राब्ता मुनक़ता हुआ तो अमदाद बलोच की टीम के एक रुकन ने रिंग की। सर, अमदाद बलोच यही है। उसे किसी किस्म के अटैक का हुक्म नहीं आया। इतला थी कि हुशी का दिया। शुक्र। मेजरास से कहा। वो गाड़ी के पास खड़ी थी जब सामने से एक काले रंग के लिबास से मर्द आया। उसके हाथ में टाइम बम था। इस गाड़ी में लगाना है। मेराज ने कार की जानिब इशारा करते नीलम के चेहरे को देखा जो बेतासुर निगाहों से सामने देख रही थी। वो लॉन में पार्किंग एरिया में खड़े थे। मिनाज कार से टेक लगाए मुसलसल उसके चेहरे को देख रहा था जो एकदम पुरनूर और शफाफ था, बेताब। मगर उसके दिमाग में अभी सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो उसे धोखा दे रही है, जैसे 13-14 साल पहले एक लड़की ने दिया था। हम जा क्यों नहीं रहे? नीलम ने हैरानगी से पूछा। कार खराब हो गई है मलिका। उस नीलम के चेहरे पर झूलती एक लट पीछे की। वो उससे करीब खड़ा था और करीब होकर भी मीलों के फासले पर था, और एक शख्स मीलों के फासले पर भी सीने में दिल बना धड़क रहा था। वही सहरंगेज लहजा, गंभीर आवाज। उससे घबराहट होने लगी। क्या हुआ, समझ नहीं आई। वही जुमले थे, वही दिलफरेब मुस्कुराहट, जानलेवा अंदाज। उसको अपने चेहरे पर 2 उंगलियों का लम्स सिसराता हुआ महसूस हुआ। कितनी तपिश थी उस लम्स में। जब भी नजर से दूर हुए, ध्यान में मेरे आन बसे, आंख से चलकर धीरे धीरे मंजिले दिल तक आ पहुंचे। उससे अरबी शेर का उर्दू तर्जुमा किया। सर,
आपका काम हो गया। आदमी की आवाज़ से दोनों को हाल ने पहुंचा दिया। जाओ तुम। उससे आदमी को जाने का इशारा किया। आओ बैठो। वो नीलम से बोला। उसे बाजू से पकड़कर अंदर बिठाया और ड्राइवर को इशारा किया। सुनो, तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। ड्राइवर तुम्हें बाहिफाजत पहुंचा देगा। नीलम को उसकी सारी चाल समझ आ गई थी। "क- कहाँ पहुंचाएगा?" उससे खैराती तौर पर पूछा। जन्नत में। कार चल पड़ी थी। कैप्टन नीलम, यहाँ कोई बम नहीं है, ना ही कोई मशकूक बैग, कोई बारूदी मवाद मिला है। एरिया इज सिक्योर। उसके सिवाय एयरपीस में मेजर आस की आवाज़ आ रही थी, मगर वो ड्राइवर की वजह से जवाब नहीं दे सकती थी। कैप्टन नीलम, आर यू लिसनिंग टू मी? जवाब निदारद। ड्राइवर एक प्लेन सड़क पर कार से छलांग लगा चुका था। नीलम ने उससे मुड़कर नहीं देखा। मुमकिन था कि गाड़ी में कैमरा लगा हो, तभी वो हिचकोले खाते नीचे गिर गई। ये जाहिर किया कि गाड़ी किसी ऊंची नीची सतह पर चल रही है। टाइगर, हम जिस कार में हैं उसमें टाइम बम लगा है। ये एक जुमला था कि कयामत। मेजर आस के हाथ पैर फूल गए। मीनाज से कोई उम्मीद नहीं लगा सकती। उस जैसा मुर्दा दिल वैशी कोई नहीं हो सकता। मेजर आस का बस नहीं चल रहा था कि मीनाज का कत्ल कर डाले। उसका चेहरा गुस्से की ज्यादा से सुर्ख अनार हो रहा था। और हमें लगता है कि स्कूल में भी टाइम बम लगाया है। आप स्कूल खाली करवा दें, कुछ करें। उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी कि कोई साउंड डिटेक्टर न लगा हो। उसे इस वक्त अपने से ज़्यादा मासूम बच्चों की फिक्र थी। वो एक हसास सी लड़की थी। इस बात का मेजर आस को आज शिद्दत से एहसास हुआ था। नीलम फ्रंट सीट का सहारा लेकर उठी। अपने आप को बदहवास जाहिर किया। डैशबोर्ड पर पड़े टिश्यू पीस में स्पाई कैमरा उसे महसूस हो रहा था। उसे वो हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। जाहिर यही किया कि सहारा टटोलते गिरा है। गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि वो छलांग लगाती, उसे डैशबोर्ड पर पड़ा एक पर्चा देखा, जहाँ एक चाइल्ड होम का नाम और 3 नंबर लिखे थे, 035। उसे हिफ्स करते छलांग लगा दी। चलती गाड़ी से नीचे गिरने पर उससे बेशुमार चोटें आई थीं। बाबा! उसके मुंह से आग की सूरत ये नाम निकला था। स्कूल के अंदर दाखिल होते मेजर आज से कदम थम गए थे। कोचिंग सेंटर में 12वीं जमात के तलबा को पढ़ाते इब्रार साहब का मारकर हाथ से छुटकर जमीन पर गिर गया था। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। बेटा, जरा एक ग्लास पानी लाना। उन्होंने एक शागिर्द से दरख्वास्त की थी। कैप्टन नीलम, आप ठीक हैं? आह! उससे अपनी चिली कोने से लाई। जी हम ठीक है मेजर आस, स्कूल सेफ है। आप। उससे चाइल्ड होम का नाम और कोड बताया। मेजर आज से कोड को टाइम के तौर पर लिया था। अभी 5:15 हो रहे थे और कोड को उल्टा करने से 5:35 बनते थे। उससे फौज को इत्तला कर दी और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी मुतल्ला कर दिया था। वो भी मुमकिन जगह पर पहुंच गया था। कैप्टन नीलम ने शॉल से मुंह छुपाया। एक रक्षा रोका और चाइल्ड होम पहुंच गई, जहां फौज पहले से मौजूद थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड और एम्बुलेंस भी। नीलम एक किनारे पर खड़ी सब देख रही थी जब उसके एयरपीस से मेजर आस की आवाज़ गूंजी। कैप्टन नीलम, आप यहाँ से जाएं, हो सकता है मिनहाज ने अपने बंदे इस जगह पर छोड़े हुए हों। ये उसकी साजिश है। अब निकले यहाँ से। वो उसकी बात पर फौरन हरकत में आई थी जब उसकी नज़र सामने एक गाड़ी की ओट में एक बच्चे पर पड़ी, जो सड़क पर बड़े भालू को उठाने की कोशिश कर रहा था। भालू उस सड़क पर। 19 साला इंटेलिजेंस सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के लिए ये एक मशकूक बात थी। वो बिजली की सरहद से एक भी मिनट ज़ाया किए बगैर बच्चे तक पहुंची। उसका मकसद बच्चे को भालू से दूर करना था। बच्चे को उठाकर वो अभी 7 मीटर दूर गई थी कि ब्लास्ट की स्ट्रेंथ ने उस समेत बच्चे को दूर फेंका। आसपास मौजूद एम्बुलेंस आग पकड़ चुकी थी। इमारत भी मुतासिर हुई थी। चंद फौजी अफराद और 2 औरतें, 4-5 बच्चे भी जख्मी हो चुके थे। एक बम वो डिस्पोज कर चुके थे, मगर ये भालू 2-3 मिनट कबल ही कोई रख कर गया था। नीलम ने चूके चादर से मुंह ढांप रखा था, इसलिए बच्चे के पास गई औरत कौन थी कोई न जान सका। इससे पहले कि धुआं छुट्टा और माहौल पहले जैसा होता, उस पर नजर रखता टाइगर दौड़कर उस तक आया जिसके सीने से लगा बच्चा खौफ से बेहोश हो चुका था और नीलम उस पर ऊंधी गिरी थी। उसकी चादर पीछे से जल चुकी थी। मट्टी और धुआं और आग के शोलों ने मजीद कुछ न दिखाया। मेजर हाथ से बच्चे को छोड़कर एक फौजी के हवाले किया और नीम बेहोश नीलम को उठाकर अपनी कार में डाला, जिसकी हालत धमाके की वजह से पहले ही बहुत खस्ता हाल थी। मुमकिन था कि वो 1-2 किलोमीटर ही चल पाती, और यही हुआ था।
सुनसान सड़क पर गाड़ी के रुकने पर मेजर आसिफ स्टीयरिंग पर अपना जोरदार मुक्का बरसाकर गुस्सा निकाला। उफ, ये लड़की कितनी चालाक है। इसे जानबूझकर शोपीस गिराया ताकि कैमरा नीचे गिर जाए। शाकिर लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देखता था। सर, मैंने छलांग लगा दी है। लड़की अंदर ही है। वो कुछ भी नहीं बोली, जैसे उसे कुछ नजर ही नहीं आता हो। ड्राइवर ने पीटर को कॉल की। अगर वो वाकई एजेंसी की भेजी गई होती तो अब तक इत्तला दे चुकी होती अपने ऑफिसर्स को और स्कूल खाली हो चुका होता। पीटर ने भी अपना हिस्सा डाला। और वो चाइल्ड होम की जो चिट मैंने रखी थी उस पर तो उस लड़की की नज़र पड़ गई होगी, तभी चाइल्ड होम पर फौज वक्त से पहले पहुंच गई। शाकिर ने साबित कर दिया था वो रॉ का बंदा था। तुमने कहा था बम ब्लास्ट नहीं होगा। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मिन्हाज जो कब से लाउंज में उन दोनों की गुफ्तगू सबसे सुन रहा था, आखिर फट पड़ा। शाकिर को कॉलर से पकड़कर दूर फेंका, फिर उसका लैपटॉप, टेबल पर पड़ी हर सजावट की चीज, जत्ता सिलाई सराइयाँ सब फेंक दिया, किरची किरची कर दिया। पीटर सहम कर दूर खड़ा था तो शाकिर शौक हथेलियों के बल पड़ा उसकी हंसियानी कैफियत को देख रहा था। पागल था मैं जो तुम लोगों की बातों में आ गया। उससे अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अगर वो मर गई तो? एक ही सवाल उसे पागल किए दे रहा था। अभी वो मोहब्बत में उस स्टेज से गुजर रहा था जहाँ महबूब और अपने आप में से किसी एक को चुनना पड़ता है। उसने अपने आप को चुन लिया था और अब पछता रहा था। बाबा, आप भी? वो जोर जोर से स्ट्रेचर पर सर पटक रही थी। उसकी हालत मेजर हाथ के मुंह पर तमाचे मार रही थी। भाड़ में गया ना, भाड़ में गया माजी। सामने दर्द से तड़पता, जख्मों से चूर वजूद सिर्फ एक मुहब्बे वतन का था, एक ऐसे इंसान का जिसने इंसानियत पर अपना आप कुर्बान कर दिया था। वो कार से उतरा और पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वो बार बार बाबा कह रही थी, तकलीफ में हमें हमेशा माँ बाप की याद आते हैं और उनसे ज़्यादा मोहब्बत हम किसी से नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं। इंसानी रिश्तों में वो सबसे बढ़कर होते हैं। नीलम को पैर से पकड़कर बाहर खींचा और कंधे पर उठा लिया। 6:30 का वक्त था। मगरिब भी हो चुकी थी। अंधेरा पड़ रहा था। उससे अपना वायरलेस बच्चा पकड़ते वक्त फौजी को ही थमा दिया था उजलत में और वापस भी नहीं लिया था। मुमकिन था कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो उसे उठाए जंगल की तरफ निकल गया। सफ़ेदी के लंबे लंबे दरख्त अजीब होलनाक मंजर पैदा कर रहे थे। गिदड़ों की आवाज़ भी करीब आ रही थी। मेजर हाथ से बहुत मुश्किल से अपना पैर एक दरख्त पर रखती नीलम को थामे ही बाएं शूज के मोजे से रिवॉल्वर निकाला। क कौन है? वो शायद होश में आ चुकी थी। उसके नाखून मेजर हाथ से कान के पीछे चुभे थे। मैं हूं टाइगर। वो सरगोशी में बोला, नीचे उतारे हमें। वो सख्ती से बोली। मेजर हाथ से रुककर उसे नीचे उतारा। उसकी चादर जल चुकी थी। एक टुकड़ा जो बच्चे के ऊपर ही रह गया था उससे पोनी खींचकर बाल खुले छोड़ दिए। उसकी कमर से शर्ट भी जल चुकी थी। पूरी कमर खून से लथपथ हुई थी। सफ़ेद जिल्द झुलसकर अजीब बदनुमा हो गई थी जो अंधेरे में नजर नहीं आ रही थी। वो अब भी दर्द और तकलीफ की इंतहा पर थी, मगर मेजर आस की नज़र में बेबाक लड़की को आज अपने हुलिये की बहुत परवाह थी। कैप्टन नीलम। उससे घुटनों के बल बैठते उससे पुकारा। जी। वो अब भी संभल नहीं पाई थी। कॉन्टैक्ट डिवाइस है अभी आपके पास? अंधेरे में दोनों को बामुश्किल गुस्से का चेहरा दिखाई दे रहा था। नीलम ने रुख मोड़कर जेब से वायरलेस को आज़ाद करते उसको थमाया। बहुत देर कोशिश करने के बावजूद फ्रीक्वेंसीज इशू आ रहा था। सेलफोन है आपके पास? उससे पूछा। वो दूसरे वाला है। उससे मुराद वो सेल था जिसे वो सिर्फ महराज के सामने इस्तेमाल करती थी। उसमें सिर्फ उसी का ही कॉन्टेक्ट था। ओ नो, जल्दी दें। नीलम ने सेलफोन निकाल कर उसे दिया। टाइगर ने उसमें से सिम निकाली और तोड़ तोड़ कर कचरा कर दिया। आह, जब सिम का हशर नशर हो गया तब उससे सांस लिया। महनाज तो नहीं, मगर शाकिर उसके नंबर से लोकेशन चेक कर सकता था। तभी एहतियात ज़रूरी थी। उससे मोबाइल की टॉर्च ऑन की, फिर ये सोचकर कि कोई पीछा ना कर रहा हो बंद कर दी। नीलम। वो उसके पास पंजों के बल बैठ गया जो दरख्त से टेक लगाए निढाल सी थी। मेजर आस के लड़कियों के मामले में पत्थर दिल ने आज उस लड़की पर बड़ा तरस खाया था। नीलम। उसने फिर से पुकारा। वो उसका गाल थपथपाना चाहता था, मगर उठता हाथ बार बार पहलू में गिर जाता। आप यहीं रुके, मैं आसपास पानी देख लूं। वो सेल की टॉर्च लेकर आगे बढ़ गया। जंगल ही जंगल में
पैर रखने से वक्त पत्तों की आवाज़ें आ रही थी। 40 मिनट भाग भाग कर तलाशने के बाद उसे एक नलका नजर आ गया। शायद यहाँ से आगे कम ही फासला हो। जंगल खत्म होने में वो रास्ता याद करता वापस आया। कैप्टन नीलम, पानी मिल गया है, आए। उसने नीलम को सहारा दिया। कमर झुलसी अलग थी। गाड़ी से गिरने पर माथे की चोट, चिली कोनियों से टपकता खून, उसका स्टेमिना था कि वो अब भी थोड़े होश में थी। टाइगर झुका और उसे बाजू में उठा लिया। एंट्री टेस्ट के दौरान जब उसका बेहोश वजूद उठाया था, उस लड़की से उसे नफरत महसूस हुई थी। और आज हमदर्दी, सिर्फ एक इंसानी हमदर्दी। हम चल सकते हैं मेजर हास। वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। मजबूरी ना होती तो मैं कभी ये सहमत ना करता। उसके लहजे की नाकावारी ने कैप्टन नीलम की रही से हिम्मत भी तोड़ दी। वो खामोशी से उसकी शर्ट को कंधों में दबोचे हुए थी। मेजर हाथ से शर्ट की सख्ती को पूरी तवज्जो से महसूस किया था। बाबा, वो दर्द को बर्दाश्त करते निढाल होते बोली। फौज में जाने के लिए बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं आस। उसके बाबा का कहा जुमला उसे आज भी याद था। यही बात उससे नीलम को समझाई थी, मगर वो नहीं मानी थी। वो उसकी जिद में इस फील्ड में आई थी और आज मेजर हास उसे उसी दर्द से गुजरता देख रहा था जिससे सालों पहले वो गुजरा था। तब वो भी सिर्फ एक ही नाम पुकारता था, बाबा। अंधेरे में कोई उसकी नम आंखें नहीं देख सका था कि ये लफ्ज़ बाबा ने उसे क्या क्या याद नहीं करवाया था। नलके के पास पहुंचकर उसने नीलम को नीचे उतारा और नलका चलाना शुरू किया। जलते जख्मों पर जब सर्द थरथराती दिसंबर की सर्द रात में पानी गिरा तो उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी। तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जिससे कभी चूल्हे की तपिश नहीं बर्दाश्त की थी, आज उसका हुस्न कितना बेमोल हो गया था। काफ़ी देर बाद जब उसे लगा उसके जख्मों से खून रिसना बंद हो गया है, उससे बस कहकर टाइगर को रोका और नलकी का सहारा लेकर खड़ी हो गई। अंधेरा अब इतना बढ़ चुका था कि वो उसे देख नहीं पा रहा था और नीलम जिस हाल में थी, उससे अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने दिन के बाद रात भी बनाई है। उससे अपने बाल निचोड़े, अपनी शर्ट भी जो कमर पर थी ही नहीं, पूरी जल चुकी थी। मेजर हाथ से सर्दी के पास जो जैकेट पहनी थी उतार कर उसे दी। पहन ले इसे। नीलम ने मशकूर नजरों से उसके हेवले को देखा। भाओ भाओ, शायद कोई जंगली कुत्ता था। आवाज़ करीब से आ रही थी। टाइगर ने टॉर्च ऑन की और कुत्ते ने उसी वक्त हमला किया। टाइगर ने क्लाबाजी खाते कुत्ते को दूर फेंका और फायर कर दिया। आवाज़ बंद हो गई थी। जंगली। वो अपने मुंह पर उसका पंजा महसूस करता नाखुश से बोला, कहीं पंजा तो नहीं मार दिया? नीलम फिक्रमंदी से बोली। नहीं, बस लगते लगते रह गया। उससे पिस्टल पेंट की पिछली जेब में डाली। पानी पी लें आप, ये साफ पानी है। वो नलका चलाने लगा तो नीलम ने जी भर का खुद को सैराब कर लिया। आप भी पी लें, हम चलते हैं। वो उससे मोबाइल पकड़ती बोली। चलाएं। वो हाथों की मुट्ठी बनाकर उससे देखते बोला, जिससे सेल नलके के इर्द गिर्द बने दीवार में से एक पर रख दिया था, जिसकी वजह से सामने देखने पर सारी रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। नीलम ने उसकी हल्की भरी शेव की चमक को महसूस किया था। स्लीव्स चढ़ाए वो हल्के से झुका, हाथ की मुट्ठी बनाए उसे देख रहा था। बालों का आबशार माथे पर बिखरा पड़ा था। चला क्यों नहीं रही? वो अंधेरे की बिना पर उसकी महवियत नहीं महसूस कर सका था। वो इसको चलाएंगे कैसे, ये भी एक मसला था। ओ फटे, ये पकड़े। उससे मोबाइल नीलम को पकड़ाया कि उस पर रोशनी करे। इसमें क्या मुश्किल है? ऊपर करें इसे, फिर नीचे, ऊपर नीचे। वो देखें, पानी आना शुरू हो गया। वो अपनी ही जोन में बोल रहा था जबकि उसकी खिलखिलाहट बंद नहीं हो रही थी। वो बेतहाशा हंस रही थी। इसमें हंसने की क्या बात है? वो बुरा सा मुंह बनाता बोला, कुछ नहीं। वो हंसी के दरमियान बोली। चले, नहीं पीना मुझे पानी। वो जाने लगा। अच्छा, अब लड़कियों की तरह नखरे मत दिखाएं, आए वापस। उसने नलका चलाना शुरू किया तो वो एक नज़र उससे घूरता नलके के पास आ गया और सबका पोजीशन में खड़ा पानी पीने लगा। टॉर्च से निकलती रोशनी की शुआओं में उसकी हथेलियों से गिरता पानी बहुत चमक रहा था। हथेलियों को लबों तक ले जाते वो आंखें बंद करके पानी पी रहा था। इतना मासूम और दिल को चुरा लेने वाला अंदाज था उसका कि वो दम बखुद होकर रह गई थी। और उससे फिर हथेलियों का प्याला नलके के सामने किया तो वो चौंकी। जी। उसने नलका फिर चलाना शुरू कर दिया। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी चलता शहर बुझाया जा सकता है। एक मोहब्बत, और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है।
दिल पर पानी पीने आती है उम्मीदें, इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। ये मेहताब, ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया जा सकता है। फटा पुराना ख्वाब है मेरा, फिर भी ताबिश, इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है।